डियर स्टूडेंट्स, मैं सुरेंद्र सर फिजिक्स व्याख्याता भारतीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल चौधरी चरण सिंह नगर सीकर। पिछली क्लास में अपन ने आवेश के मात्रक पढ़े थे। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है और आज की क्लास में अपन टॉपिक है कूलाम नियम का सदिश निरूपण। कूलाम नियम का सदिश निरूपण अपन टॉपिक पढ़ेंगे। माना कि दो बिंदुवत आवेश Q1 तथा Q2, ये बिंदुवत आवेश Q1, दूसरा बिंदुवत आवेश Q2 बिंदु A तथा B पर स्थित है, जिनके मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश क्रमशः R1 वेक्टर व R2 वेक्टर है। R1 वेक्टर की डायरेक्शन मूल बिंदु के सापेक्ष लिया जा रहा है, इसलिए O से A की ओर, और R2 वेक्टर की डायरेक्शन O से B की ओर। ध्यान दें, आवेश Q2 का Q1 के सापेक्ष स्थिति सदिश R21 वेक्टर, जिसकी दिशा A से B की ओर अर्थात Q1 से Q2 की ओर। इसी प्रकार आवेश Q1 का Q2 के सापेक्ष स्थिति सदिश को अपन रिप्रेजेंट करेंगे R12 वेक्टर, जिसकी दिशा Q2 से Q1 की ओर। अब आप देख पा रहे हैं त्रिभुज है OAB। त्रिभुज OAB में त्रिभुज नियम से, त्रिभुज OAB में त्रिभुज नियम से, त्रिभुज नियम से, त्रिभुज नियम क्या है? यदि किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं द्वारा किन्हीं दो सदिशों को निरूपित किया जाए तो त्रिभुज की तीसरी भुजा विपरीत क्रम में परिणामी सदिश के परिमाण तथा दिशा को व्यक्त करती है। आप इस चित्र में देख रहे हैं R1 वेक्टर की डायरेक्शन O से A की ओर, R21 वेक्टर की डायरेक्शन A से B की ओर, तो R2 वेक्टर की डायरेक्शन O से B की ओर। ये विपरीत क्रम में हो गया। ये परिणामी सदिश है किसका? R1 वेक्टर तथा R21 वेक्टर का। इसलिए R1 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर इक्वल टू R2 वेक्टर, R21 वेक्टर इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और ये समीकरण 1। इसी प्रकार सिमिलरली, इसी प्रकार O से B की ओर और R12 वेक्टर B से A की ओर, R2 वेक्टर और R12 वेक्टर का परिणामी सदिश R1 वेक्टर हो गया। दोबारा अपन त्रिभुज नियम लगाएं तो R2 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर इक्वल टू R1 वेक्टर, R12 वेक्टर इक्वल टू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, और ये समीकरण अपनी हो गई 2। कूलाम नियम से आवेश Q2 पर Q1 द्वारा लगने वाला बल F21 वेक्टर, और आप ये जानते हैं बल एक सदिश राशि है जिसकी दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। तो आवेश Q2 पर Q1 द्वारा लगने वाला बल F21 वेक्टर, जिसकी दिशा Q1 से Q2 की ओर या A से B की ओर। इसी प्रकार आवेश Q1 पर Q2 द्वारा लगने वाला बल F12 वेक्टर, F12 वेक्टर, जिसकी दिशा Q2 से Q1 की ओर या B से A की ओर। कूलाम नियम से, कूलाम नियम से आवेश Q2 पर Q1 द्वारा लगने वाला बल F21 वेक्टर,
F21 वेक्टर बराबर K Q1 Q2 दो आवेश हो गए, और R21 वेक्टर का मॉडुलस होल स्क्वायर। दिशा F21 वेक्टर की आप देख रहे हैं चित्र में, A से B की ओर, Q1 से Q2 की ओर, या R21 वेक्टर की दिशा में, इसलिए यहां एकांक सदिश R21 है, क्योंकि एकांक सदिश ऐसा सदिश जिसका परिमाण एकांक या इकाई होता है। एक अन्य परिभाषा में किसी सदिश में उसके परिमाण का भाग देने पर जो सदिश प्राप्त होता है उसे एकांक सदिश कहते हैं। तो एकांक सदिश R21 इक्वल टू सदिश बटा सदिश का परिमाण, R21 वेक्टर बटा R21 वेक्टर का मॉडुलस, ये एकांक सदिश हो गया। ये वैल्यू अपन इस समीकरण में पुट करते हैं तो F21 वेक्टर इक्वल टू K Q1 Q2 बटे में R21 वेक्टर मॉडुलस होल स्क्वायर, R21 वेक्टर डिवाइडेड बाई R21 वेक्टर का मॉडुलस। अगली स्टेप में F21 वेक्टर इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर का होल क्यूब और R21 वेक्टर। आप जानते हैं कि R21 वेक्टर बराबर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, तो ये वैल्यू यहां पुट कर दें तो हमारे पास समीकरण F21 वेक्टर इक्वल टू K Q1 Q2 मॉडुलस R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर होल क्यूब और R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये समीकरण 3 हो गया। इसी प्रकार आवेश Q1 पर Q2 द्वारा लगने वाला बल F12 वेक्टर, F12 तो 2 की जगह 1 और 1 की जगह 2, F12 वेक्टर इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई मॉडुलस R2 वेक्टर की जगह आ जाएगा R1 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर की जगह आ गया R2 वेक्टर होल क्यूब और R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ये अपनी समीकरण हो गई 4। समीकरण 3 व 4 से स्पष्ट है कि K Q1 Q2 K Q1 Q2 परिमाण समान है, लेकिन दोनों की दिशा विपरीत है। इसलिए आवेश Q2 पर Q1 द्वारा लगने वाला बल और आवेश Q1 पर Q2 द्वारा लगने वाले बल परिमाण में समान तथा दिशा में विपरीत होते हैं। गणित के रूप में अपन इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि F21 वेक्टर इक्वल टू माइनस F12 वेक्टर, ये समीकरण 5। समीकरण 5 से स्पष्ट है कि आवेश Q2 पर Q1 द्वारा लगने वाला बल तथा आवेश Q1 पर Q2 द्वारा लगने वाला बल परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होते हैं। कूलाम नियम से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, कूलाम नियम से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू कूलाम्स लॉ। पहला बिंदु क्या है? इस नियम के लिए आवेश बिंदुवत एवं स्थिर होने चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, कूलाम नियम न्यूटन की गति के तृतीय नियम अर्थात क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करता है। नंबर 3, यह नियम 10 की घात -15 मीटर से कुछ किलोमीटर की दूरियों के लिए लागू होता है, कुछ किलोमीटर की दूरियों के लिए लागू होता है। ये इसकी प्राशा है। 10 की घात -15 मीटर, जैसा कि जानते हैं आप, नाभिक का आकार होता है
10 की घात -15 मीटर से कुछ किलोमीटर की दूरियों के लिए लागू होता है। नंबर 4, कूलाम नियम या यह नियम व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करने वाला संरक्षी बल है। 11वीं क्लास में आपने संरक्षी बल की परिभाषाएं 3 पढ़ी थी। एक तो क्या, ऐसे बल जिनके प्रभाव में वस्तु को एक पूर्ण चक्र घुमाने में किया गया कार्य शून्य होता है, बल संरक्षी कहलाते हैं। दूसरा, ऐसे बल जिनके प्रभाव में वस्तु को एक स्थिति से दूसरी स्थिति तक ले जाने में किए गए कार्य का मान पथ पर निर्भर नहीं करता है, वो बल संरक्षी कहलाते हैं। तीसरा, वस्तु को एक पूर्ण चक्र घुमाने में उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होता है, ऐसे बल संरक्षी बल कहलाते हैं। तो ये संरक्षी बल हो गया। चौथा पॉइंट अपना हो गया। 5वां पॉइंट वो है कूलाम नियम है, वो व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करने वाला बल है, और कूलाम नियम से स्थिर विद्युतिकी में दो आवेशों के मध्य बल का मान ज्ञात किया जाता है। ठीक गुरुत्वाकर्षण भौतिकी में दो द्रव्यमानों के मध्य बल का मान ज्ञात करने के लिए न्यूटन नियम काम में लिया जाता है। ठीक, ये महत्वपूर्ण बिंदु थे। इससे अगला अपना टॉपिक है बहु आवेशों के मध्य बल तथा अध्यारोपण सिद्धांत। दो से अधिक आवेश होने पर उनके मध्य बल तथा अध्यारोपण सिद्धांत। टॉपिक नेक्स्ट, बहु आवेशों के मध्य बल तथा अध्यारोपण सिद्धांत। बहु आवेशों के मध्य बल तथा अध्यारोपण सिद्धांत। माना कि किसी निकाय में आवेश क्रमशः Q1, Q2, Q है। एक आवेश हो गया Q1, दूसरा आवेश हो गया Q2 और लास्ट आवेश हो गया Qn, जिनके मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश क्रमशः R1 वेक्टर, R2 वेक्टर और Rn वेक्टर। R1 वेक्टर की डायरेक्शन O से Q1 की ओर, R2 वेक्टर की डायरेक्शन O से Q2 की ओर, इसी प्रकार से Rn वेक्टर की डायरेक्शन O से Qn की ओर। निकाय में परीक्षण धनावेश Q0 स्थित है। निकाय में परीक्षण धनावेश Q0 स्थित है, जिसका मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश R0 वेक्टर है। मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश R0 वेक्टर है, जिसकी दिशा मूल बिंदु से परीक्षण धनावेश Q0 की ओर होती है। अब परीक्षण धनावेश Q0 का Q1 के सापेक्ष स्थिति सदिश R01 वेक्टर है। R01 वेक्टर की दिशा Q1 से इसके सापेक्ष लिया जा रहा है, इसलिए Q1 से Q0 की ओर। और आवेश Q2 के सापेक्ष परीक्षण धनावेश का स्थिति सदिश R02 वेक्टर, R02 वेक्टर। इसी प्रकार से परीक्षण धनावेश Q0 का Q1 के सापेक्ष स्थिति सदिश R0n वेक्टर, जिसकी दिशा Qn से Q0 की ओर। अब परीक्षण धनावेश Q0 पर निकाय के आवेश Q1, Q2, Qn द्वारा लगने वाले बल क्रमशः
F01 वेक्टर, F02 वेक्टर, F0n वेक्टर। F01 वेक्टर की डायरेक्शन इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, F01 वेक्टर। और आवेश Q0 पर Q2 द्वारा लगने वाला बल F02 वेक्टर। फ्रिक्शन धनावेश Q0 पर Qn द्वारा लगने वाला बल F0n वेक्टर। Qn द्वारा Q0 पर लगने वाला बल F0n वेक्टर। अब एक साथ देख लें। माना कि किसी निकाय में आवेश क्रमशः है Q1, Q2, Qn, जिनके मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश क्रमशः R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, Rn वेक्टर। निकाय में फ्रिक्शन धनावेश Q0 स्थित है, जिसका मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश R0 वेक्टर है। फ्रिक्शन धनावेश Q0 का निकाय के आवेश Q1, Q2, Qn के सापेक्ष स्थिति सदिश क्रमशः है R01 वेक्टर, R02 वेक्टर, R0n वेक्टर। फ्रिक्शन धनावेश Q0 पर निकाय के आवेश Q1, Q2, Qn द्वारा लगने वाले बल क्रमशः है F01 वेक्टर, F02 वेक्टर, F0n वेक्टर है। चलो कूलाम नियम से F01 वेक्टर बराबर के Q0 एक आवेश हो गया, दूसरा आवेश हो गया Q1 के Q0 Q1 मॉडुलस R01 वेक्टर होल स्क्वायर और R01 कैप। आप जानते हैं एकांक सदिश बराबर सदिश बट्टा सदिश का परिमाण है, क्योंकि R01 कैप बराबर सदिश हो गया R01 वेक्टर और इसका परिमाण मॉडुलस R01 वेक्टर का मॉडुलस। इसलिए F01 वेक्टर बराबर के Q0 Q1 अपॉन मॉडुलस R01 वेक्टर का होल स्क्वायर R01 वेक्टर डिवाइडेड बाई R01 वेक्टर का मॉडुलस। R01 वेक्टर बराबर होगा F01 वेक्टर बराबर के Q0 Q1। R01 वेक्टर बराबर आ जाएगा R0 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। जैसे R21 वेक्टर बराबर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर था, ठीक उसी प्रकार से R0 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मॉडुलस होल स्क्वायर और यहां R0 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर ब्रैकेट और मॉडुलस R0 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। F01 वेक्टर इक्वल टू के Q0 Q1 मॉडुलस R0 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का होल क्यूब और अगला आ गया R0 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये समीकरण अपनी एक हो गई। इसी प्रकार से सिमिलरली इसी प्रकार आवेश Q2 द्वारा Q0 पर लगने वाला बल या फ्रिक्शन धनावेश Q0 पर Q2 द्वारा लगने वाला बल F02 वेक्टर। F02 वेक्टर F02 वेक्टर का मान के Q0 Q2 मॉडुलस R0 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर होल क्यूब और R0 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ऊपर वाले समीकरण में जहां 1 था वहां पर क्या पुट करते हैं आप 2 पुट करते हैं तो दूसरी समीकरण आ जाएगी। समीकरण 2 हो गया। समीकरण 3 में फ्रिक्शन धनावेश Q0 पर Qn द्वारा लगने वाला बल F0n वेक्टर। F0n वेक्टर है तो K Q0 आना ही है, Q2 की जगह क्या आ जाएगा Qn आ जाएगा। K Q0 Qn मॉडुलस R0 वेक्टर माइनस Rn वेक्टर होल क्यूब। आगे
r0 वेक्टर माइनस rn वेक्टर, और ये समीकरण होगी 3। अब फ्रिक्शन धनावेश पर लगने वाले बल क्या हो गए? F01 वेक्टर, F02 वेक्टर, डेश F0n वेक्टर। परिणामी बल अपन ज्ञात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं बल एक सदिश राशि है, इसलिए फ्रिक्शन धनावेश पर परिणामी बल का मान निकाय के अन्य आवेशों द्वारा स्वतंत्र रूप से लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। F01 वेक्टर, F02 वेक्टर, F0n वेक्टर का अपन सदिश योग कर दें तो अपने पास परिणामी बल आ जाएगा। परिणामी बल अपन याद करेंगे। परिणामी बल हो गया अपना F0 वेक्टर इक्वल टू F01 वेक्टर प्लस F02 वेक्टर डेश F0n वेक्टर। ये सदिश वैल्यू पुट करते हैं समीकरण 1, 2, 3 से, तो F0 वेक्टर इक्वल टू K Q0 Q1 मॉडुलस R0 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर होल क्यूब R0 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर प्लस F02 की वैल्यू K Q0 Q2 मॉडुलस R0 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर होल क्यूब R0 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, और डेश लास्ट वैल्यू अपने पास जो है वो है K Q0 Qn डिवाइडेड बाई मॉडुलस R0 वेक्टर माइनस Rn वेक्टर होल क्यूब, और R0 वेक्टर माइनस Rn वेक्टर। इससे में कॉमन आ रहा है K Q0, सभी में कॉमन है, इसलिए F0 वेक्टर बराबर K Q0, यहां पर अब बच गया बड़ा ब्रैकेट Q1 बटा मॉडुलस R0 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर होल क्यूब, R0 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, नेक्स्ट Q2 डिवाइडेड बाई R0 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर होल क्यूब, R0 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, और लास्ट Qn मॉडुलस R0 वेक्टर माइनस Rn वेक्टर होल क्यूब, R0 वेक्टर माइनस Rn वेक्टर। ये समीकरण, इसको अपन K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। 1 को ऊपर Q0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो Q0 आ जाएगा। F0 वेक्टर बराबर Q0 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसे समेशन साइन के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, समेशन साइन Qi मॉडुलस R0 वेक्टर माइनस Ri वेक्टर होल क्यूब, R0 वेक्टर माइनस Ri वेक्टर, I की वैल्यू 1 से लेकर n तक, तो यहां 1 लिखा और यहां n लिखा। 1 वैल्यू पुट करेंगे तो पहला पद आ जाएगा, 1 वैल्यू रखते Q1 R0 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर होल क्यूब, R0 वेक्टर माइनस R, और n वैल्यू पुट करेंगे तो लास्ट वाला पता चलेगा। इस प्रकार से ये समीकरण अपनी कितनी होगी? 4। अब बात है अध्यारोपण सिद्धांत की। अध्यारोपण सिद्धांत क्या है? अध्यारोपण सिद्धांत अध्यारोपण सिद्धांत निकाय के किसी एक आवेश पर परिणामी बल का मान निकाय के अन्य आवेशों द्वारा स्वतंत्र रूप से
कार्यरत बलों के सदिश योग के बराबर होता है। क्या नियम बन गया? निकाय के किसी एक आवेश पर परिणामी बल का मान निकाय के अन्य आवेशों द्वारा स्वतंत्र रूप से कार्यरत बलों के सदिश योग के बराबर होता है। यह अध्यारोपण सिद्धांत है। ये अपना टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसके आगे अपन न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल है +9e तथा +e के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 16 सेमी की दूरी पर स्थित है। एक दूसरे से 16 सेमी की दूरी पर स्थित है। क्वेश्चन +9 तथा +e के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर आवेश स्मॉल q को कहां रखा जाए ताकि उस पर कोई बल कार्य न करे। ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सॉल्यूशन है इसका आंसर +9e तथा +e +9 तथा +e के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 16 सेमी की दूरी पर रखे गए 16 सेंटीमीटर। ठीक है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर आवेश q को यहां रखेगा। +9e से इसकी दूरी x, तो ये दूरी हो गई 16 माइनस x सेंटीमीटर, ये x सेंटीमीटर। ठीक। इस आवेश q पर +9e द्वारा भी बल लगेगा और +e द्वारा भी बल लगेगा। दोनों आवेशों की प्रकृति समान है, इसलिए +9e द्वारा q पर लगने वाले बल F1 वेक्टर है। यह आवेश इसको इधर प्रतिकर्षित करेगा, +e इसको इस साइड प्रतिकर्षित करेगा और उस बल को अपन ने कह दिया F2 वेक्टर। ये अपना डायग्राम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर इक्वल टू 0। दो बल लग रहे हैं, दोनों बलों का सदिश योग है 0, तो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर बराबर 0। F1 वेक्टर इक्वल टू माइनस F2 वेक्टर। इस बात का अर्थ यह है कि दोनों बल परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होते हैं। दोनों का परिमाण समान और दिशा विपरीत है। परिमाण को आप ऐसे भी लिख सकते हैं F1 बराबर F2। F1 किन दो आवेशों के बीच लगने वाला बल है? एक तो 9e है, दूसरा q है और उनके बीच की दूरी x है। तो कूलाम नियम से F1 का परिमाण जो होगा वो क्या होगा? K Q 9e बट्टे में x स्क्वायर।
इक्वल टू, दूसरा F2 बल है वो Q और E के बीच में, तो एक आवेश Q हो गया, दूसरा आवेश E हो गया, बीच की दूरी 16 माइनस x हो गई। ये वैल्यू अपन यहां पुट करें तो K Q E और 16 माइनस x का होल स्क्वायर। K से K कैंसिल हो गया, Q से Q कैंसिल हो गया, E से E कैंसिल हो गया। ये आ गया अपने पास 9/x² इक्वल टू 1/16 माइनस x का होल स्क्वायर। वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेंगे तो 9 का वर्गमूल हो गया 3/x इक्वल टू प्लस माइनस 1/16 माइनस x। अब यहां से दो संभावना बनती है, एक पॉजिटिव चिन्ह लेने पर, दूसरा नेगेटिव लेने पर। पॉजिटिव लेने पर, पॉजिटिव लेंगे तो 3/x बराबर 1/16 माइनस x, 1/16 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, x इक्वल टू 48 माइनस 3x। पक्षांतरण करेंगे तो 4x बराबर 48, x बराबर 48/4 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अर्थात प्लस 9e से कितनी दूरी आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर, प्लस 9e से 12 सेंटीमीटर, तो प्लस e से कितनी, 16 माइनस 12 बराबर 4 सेंटीमीटर। तो प्लस e से तो 4 सेंटीमीटर और प्लस 9e से 12 सेंटीमीटर। नेगेटिव लेंगे अपन, नेगेटिव लेने पर, नेगेटिव लेने पर, नेगेटिव लें तो 3/x बराबर 1/16 माइनस x, 1/16 माइनस x, 16 माइनस x, यह आ जाएगा 3 गुणा 16 माइनस x बराबर माइनस x, 48 माइनस 3x बराबर माइनस x, और 48 बराबर है 3x माइनस x, 2x बराबर हो गया 48, x बराबर 48/2 बराबर आ गया 24, 48/2 बराबर 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। ये अस्वीकार्य है, क्योंकि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बीच में टोटल दूरी 16 सेंटीमीटर है, तो बीच में वाला बिंदु पहला अर्धवांश 12 सेंटीमीटर का है, वो सही है, यह स्वीकार्य है। चलो नेक्स्ट टॉपिक हमारा विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र क्या है, किसी आवेश के चारों ओर, किसी आवेश के चारों ओर आकाश में स्थित ऐसा क्षेत्र जिसमें रखा कोई दूसरा आवेश बल का अनुभव करता है, उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन क्या होगी, किसी आवेश के चारों ओर आकाश में स्थित ऐसा क्षेत्र जिसमें रखा कोई दूसरा आवेश बल का अनुभव करता है, उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और विद्युत क्षेत्र में लगने वाले बल को विद्युत बल कहते हैं। ठीक, अब बात आती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यह प्रश्न आया हुआ भी बोर्ड एग्जाम में। क्या प्रश्न था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा उसका SI मात्रक लिखिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या है, विद्युत क्षेत्र में प्रेक्षण धनावेश पर लगने वाला बल F वेक्टर तथा प्रेक्षण धनावेश Q0 का अनुपात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है, और उसे E वेक्टर से व्यक्त किया जाता है। इसलिए E वेक्टर बराबर है F वेक्टर अपॉन Q0, ये समीकरण 1।
अब प्रेक्षण धनावेश, सैद्धांतिक रूप से प्रेक्षण धनावेश Q0 का मान इतना अल्प होना चाहिए कि यह अपने स्वयं के विद्युत क्षेत्र द्वारा मूल विद्युत क्षेत्र को प्रभावित ना करे, अर्थात जिस क्षेत्र में इसको रखा गया है उस विद्युत क्षेत्र पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़े, इसलिए इसका मान बहुत बहुत कम होना चाहिए। जब किसी राशि का मान बहुत बहुत कम होता है तो वह राशि जीरो की ओर अग्रसर होती है। Q0 टेंड्स टू जीरो लिमिट, और इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं F वेक्टर बाई Q0, और ये समीकरण 2। यदि Q0 बराबर 1 कूलम तो समीकरण 1 से क्या बन जाएगा, 1 से E वेक्टर बराबर F वेक्टर, और ये समीकरण अपना हो गया 3। समीकरण 3 से परिभाषा दूसरी क्या आ गई, यह है प्रेक्षण धनावेश मान 1 कूलम। तो एकांक प्रेक्षण धनावेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एकांक प्रेक्षण धनावेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एसआई मात्रक, एसआई मात्रक, एसआई मात्रक हो गया पहला, आवेश का मात्रक हो गया न्यूटन, और इसका मात्रक हो गया कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। दूसरा इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम, दूसरा मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर। दोनों मात्रक प्रचलन में है, वोल्ट पर मीटर पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है विमा, डायमेंशन, डायमेंशन विमा, बल की विमा होती है आवेश बल की विमा M1 L1 T-2, और आवेश की विमा हो गई A1 T1, तो विमा हो गई M1 L1 T-3 और A-1, ये इसकी विमा हो गई। नेक्स्ट पॉइंट तीसरा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है जिसकी दिशा प्रेक्षण धनावेश Q0 पर लगने वाले बल के अनुदिश होती है। चौथा, धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, ये धनावेश प्लस Q है, और इसके विद्युत क्षेत्र में आप प्रेक्षण धनावेश को रखेंगे तो प्रेक्षण धनावेश इसके द्वारा क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा, तो बल की डायरेक्शन बाहर की ओर आएगी, और जो बल की दिशा होगी वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। इसलिए धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा धनावेश से प्रेक्षण बिंदु की ओर, धनावेश से प्रेक्षण बिंदु की ओर, प्रेक्षण बिंदु की ओर होती है। ऋणावेश के कारण, नेक्स्ट पॉइंट, ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, इस ऋणावेश के चारों ओर इसका विद्युत क्षेत्र होगा, इसके विद्युत क्षेत्र में प्रेक्षण धनावेश Q0 को रखेंगे तो ये ऋणावेश इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा। ये बल की डायरेक्शन, और ये जो बल की डायरेक्शन होगी, बल की दिशा होगी, वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। इसलिए ऋणावेश के कारण, ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा प्रेक्षण बिंदु से, प्रेक्षण बिंदु से ऋणावेश की ओर होती है, याद रखने की बात है, और होती है। धनावेश के कारण तो धनावेश से प्रेक्षण बिंदु की ओर, और ऋणावेश के कारण प्रेक्षण बिंदु से ऋणावेश की ओर। आगे क्या है, अगर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे दे और आवेश का मान दे दे तो आपको बल का मान पूछा जा सकता है।
तो धनावेश प्लस क्यू पर विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में लगने वाला बल, इस समीकरण से अपन देखेंगे तो F बराबर Q0 इंटू ई, Q0 की जगह Q आ गया, तो धनावेश प्लस क्यू पर लगने वाला बल F वेक्टर बराबर Q इंटू ई वेक्टर विद्युत क्षेत्र की दिशा में। धनावेश पर बल, ये भी याद रखना है, धनावेश पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में। चलो तो ऋणावेश पर बल F वेक्टर है, Q की जगह क्या आ जाएगा माइनस क्यू, माइनस क्यू आ गया, माइनस क्यू ई वेक्टर, माइनस क्यू ई वेक्टर। यहां ऋणात्मक चिन्ह ये प्रदर्शित करता है कि बल की दिशा है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत है, इसलिए विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में ऋणावेश पर बल है विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, और धनावेश पर बल है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में। जैसे विद्युत क्षेत्र में प्रोटॉन पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में और इलेक्ट्रॉन पर बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। ओके, आगे अगले क्लास में।